आज हम मध्यकालीन इतिहास में इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने पूर्व में बताया था कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लिम अधिसत्ता की भारत में शुरुआत की थी, लाहौर को राजधानी बनाकर। अभी वह सब कुछ शुरुआत ही कर पाया था कि उसकी अस्कमात चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। तो उसके बाद की परिस्थिति ऐसी बनी कि मुस्लिम अधिसत्ता का कौन स्वामी होगा, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सा है, विवाद सा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपना उत्तराधिकार नहीं बता पाता है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। जुबैनी जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। मिनहाज है जो उस समय का इतिहासकार है, मिनहाज उद्दीन सिराज, वो कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 पुत्रियां थीं। पुत्र है था कि नहीं था इसके बारे में नहीं बताता है, लेकिन उसकी 3 पुत्रियां थी मिनहाज बताता है, जिसमें से एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करता है, ठीक है, और एक पुत्री का विवाह दूसरी पुत्री के मरने के बाद तीसरी पुत्री का विवाह वो नासरुद्दीन कुबाचा से करता है, जो सिंध और पंजाब का शासक था। तो अगर उसका कोई पुत्र रहता तो जरूर जानकारी देता। कौन? आपका मिनहाज। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं देता है। तो पुत्र तो नहीं था। फिर उसकी गद्दी पर बैठा कौन? एक आराम शाह नामक शासक आता है, आराम शाह यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मुस्लिम अधिसत्ता पर, मुस्लिम राजसत्ता पर जो गद्दी पर बैठता है आराम शाह 8 महीने के लिए, ठीक है ना। तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ क्या संबंध था ये स्पष्ट नहीं है, बस इसको पुत्र मान लिया जाता है। कई सारे इतिहासकार इसको पुत्र नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आराम शाह बैठता है गद्दी पर मुस्लिम राजसत्ता के शासन पर। तो कई सारे जो हैं अमीर विद्रोह कर देते हैं इसके खिलाफ में, ठीक है। तो और साथ ही जो नासरुद्दीन कुबाचा है और एल्दौज है, गजनी का शासक एल्दौज, वो भी सर उठाते रहते हैं। तो इन सब समस्याओं से व्यथित होकर मुस्लिम अधिसत्ता के जो तुर्क अधिकारी थे उन्होंने इल्तुतमिश को इनवाइट किया, आमंत्रित किया कि आओ आप इस गद्दी को, यानी कि भारत के विस्तृत साम्राज्य को, जो पूरा का पूरा उत्तर भारत का मैदान मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुपुर्द किया है, उसकी देखभाल करो राजा बन के। तो कौन, एक छोटे से शासक बनना कौन नहीं चाहेगा। तो इल्तुतमिश इसे खुले मन से स्वीकार करता है और बदायूं से प्रस्थान करता है दिल्ली की तरफ, ठीक है ना। और वहाँ पर जाकर क्या करता है? श्री गणेश करता है, यानी कि पूरा का पूरा जो खाका है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था वो उस काम को आगे जारी रखता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इल्तुतमिश को जो ताज मिला था, यानी कि जो सत्ता मिली थी, वो कांटों का था। क्यों कांटों का था? क्योंकि अस्कमात मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की और आराम शाह अयोग्य शासक था और उसके शासनकाल में कई सारे अमीर जो थे खुले विद्रोह कर चुके थे। जैसे बंगाल का अली मर्दान, वो उसने खुला विद्रोह कर दिया था। इधर पंजाब और सिंध का शासक था नासरुद्दीन कुबाचा, जो क्या लगता था? साधु भी लगता था। किसका? इल्तुतमिश का। वो भी बराबर हक जताता था, कहता था कि मुस्लिम जो भारत की अधिसत्ता है, राजसत्ता है, वो मेरी है। उधर यल्दौज, गजनी का शासक यल्दौज, वो भी कहता था कि भारत पर मेरा ही अधिकार है, क्योंकि मैं ही वास्तविक मोहम्मद गोरी का वर्धस्त हूँ, मैं ही अधिकारी हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो चारों तरफ जो था एक आपदा वाला वातावरण था इल्तुतमिश के खिलाफ में। इन सारे समस्याओं से वो बहुत ही बहादुरी से निकला, ठीक है ना। फिलहाल शुरू करते हैं यहाँ से। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का नाम ही है, इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ ही होता है साम्राज्य का स्वामी, यानी कि नाम में इसका जो नाम था वह बखूबी इसने निर्वाह किया। कैसे? 26 साल के पीरियड में, यानी कि 1210 में बैठता है और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 26 साल के पीरियड में, इसके 26 साल के पीरियड को मोटे तौर पर 3 भागों में आप बांट सकते हो। कैसे 3 भागों में बांट सकते हो? पहला जो भाग है 1210 से 1220 ईस्वी में, ये क्या करता है? अपने प्रतिद्वंदियों के सर को कुचलता है और जितने विद्रोह है उसको दबाता है। 1220 में फिर क्या पड़ता है? मंगोल आपदा पड़ता है। मंगोलों का आसन्न खतरा पूरे भारत पर मंडराने लगता है। क्यों? कि ख्वारिज्म शासक का जो राजकुमार था उसका पीछा करते हुए एक दुर्तांत, पूरे विश्व में उस समय सबसे दुर्तांत जो था
उसका नाम था चंगेज खां, जो कत्लेआम करने का, खून खराबा करने का शौकीन था। वो भारत की सीमाओं पर जलालुद्दीन माकबनी के पीछा करते हुए आ जाता है। तो 1220 से लेकर 1226 तक उस समस्याओं से निपटता है, मंगोलों के खतरों से निपटता है। और फिर 1226 के बाद जब पूरी तरह से वो समझ जाता है कि अब मंगोल यहाँ से नहीं चले गए हैं, भारत से अब नहीं होगा, फिर क्या करता है, अपने विजयों को शुरू करता है 1226 से लेकर 1236 तक। यानी कि 3 हिस्सों में वो अपने समय को बांटता है, मोटे तौर पर बांट दिया जाता है और सबको स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ाता जाता है। तो 1210 में सबसे पहले उसका काम होता है बंगाल में विद्रोह को दबाना। बंगाल प्राचीन समय में भारत का सबसे बड़ा सूबा था हर एक मामले में, चाहे पैसे से संबंधित या एरिया के मामले में, और वहाँ पर विद्रोह होते रहते थे। तो सबसे पहले अली मर्दान खान के फन को कुचलता है और फिर आता है तो गजनी का जो शासक यल्दौज था वो पंजाब सिंध में आता है और पंजाब सिंध में नासरुद्दीन कुबाचा जो इल्तुतमिश का साड़ू है उसको मार के भगाता है। तो इस तरह यल्दौज में, ताजुद्दीन यल्दौज में और इल्तुतमिश में युद्ध जो होता है अवश्यंभावी हो जाता है। यानी कि युद्ध की परिघटना एकदम होकर रहेगी, क्योंकि दोनों की सीमाएं एक दूसरे से मिलने लगती हैं। तो यहाँ पर तराइन के मैदान में फिर एक युद्ध होता है जिसे तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, और यह युद्ध होता है 1215 इसमें। तराइन के 2 युद्ध हो गए रहते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इस युद्ध को तीसरा युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को बुरी तरह पराजित किया और बदायूं ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया, यानी कि उसको मार दिया। यानी कि यहाँ से के निजामी बोलते हैं, के निजामी, कि ये इल्तुतमिश की क्या है, दोहरी विजय थी। क्या थी दोहरी विजय? क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद गौरी के समय से ही गजनी का जो कांटेक्ट था इंडिया के साथ बना रहता था, यानी कि बराबर भय बना रहता था कि ये आएंगे, ठीक है ना, उस कांटेक्ट को हराकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब वहाँ पर कौन से गजनी में शासक थे? ख्वारिज्म शासक थे, जिनका कांटेक्ट इंडिया के साथ नहीं था, यानी कि इससे मुक्त हो जाता है। और यल्दौज जो प्रतिद्वंदी था किसका? कुतुबुद्दीन का तो था ही, अब इल्तुतमिश का भी हो गया था, तो उसका काम तमाम किया 1215 में। इसके बाद मंसूरा का युद्ध होता है 1217। मंसूरा का युद्ध किसके बीच होता है? नासरुद्दीन कुबाचा जो इसका साड़ू होता है, ठीक है ना, उसके साथ युद्ध होता है मंसूरा के युद्ध में। तो वहां पर नासरुद्दीन कुबाचा हारता है, लेकिन किसी तरह भग जाता है, बच जाता है नासरुद्दीन कुबाचा। ठीक समय गुजरता है तो 1220 ईस्वी में ख्वारिज्म का शासक जलालुद्दीन ख्वारिज्म शासक का राजकुमार जलालुद्दीन माकबनी की पीछा करता हुआ चंगेज खा जाता है भारत में। चंगेज खा जाता है वही खून खराबे वाला शासक। मंगोल अपने समय के उस समय सबसे ताकतवर, यानी कि सबसे बड़ा मंगोलों का साम्राज्य था, वो आ जाता है भारत। और इधर खुद को इल्तुतमिश इस्टेब्लिश कर रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे अपने को इस्टेब्लिश कर रहा था। तो बहुत ही दिमाग से काम लिया। जलालुद्दीन माकबनी की किसी प्रकार की सहायता नहीं किया। किसने? इल्तुतमिश ने। अगर सहायता करता तो डेफिनेटली चंगेज खा जाता और वही होता जो पूरे विश्व में मंगोल इस समय कर रहे थे। तो कोई सहायता नहीं किया। जलालुद्दीन माकबनी जब लौटा 1225-26 ईस्वी में, तो स्वतः चंगेज खां जो है लौट गया उसके पीछे ही। यानी कि भारत पर जो मंगोलों का आसन्न खतरा था वो टल गया। और ये सब हुआ इल्तुतमिश के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय के कारण। इसके बाद जो तीसरा फेज होता है 1226-27, 1226 में ही फिर क्या होता है, 1226 में नासरुद्दीन कुबाचा के साथ युद्ध होता है और इस युद्ध में पराजित होता है। और अब कहता है इल्तुतमिश कि अब पूरी तरह से तुम मेरे नीचे आ जाओ, समझौता कर लो, मेरे सामने आओ। तो अपने पुत्र को भेजता है नासरुद्दीन कुबाचा कि तुम जाओ समझौता करने के लिए। सामान्यतः जब हार जाते थे तो लोग अपने पुत्र को भेजते थे संधि करने के लिए। तो इल्तुतमिश कहा कि नहीं, पुत्र से बात नहीं बनने वाली है, तुम आओ समझौता करो, ठीक है ना। तो ये बात उसको कुबाचा को नागवार लगती है, बेइज्जती होती है और वो सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। यानी कि दूसरा इसका प्रबल शत्रु जो पंजाब और सिंध का शासक था वो भी काम खत्म। यानी कि इल्तुतमिश यहाँ पर पूरी तरह से निष्कंटक हो गया। और फिर राजस्थान के राजपूतों पर वो विजय करता है और एक के बाद एक करके
विजय करता जाता है और जीतता जाता है। और फिर अब आती है बारी बंगाल की। बंगाल में जिसको इसने नियुक्त किया था गयासुद्दीन को, ठीक है ना, वह स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा था। तो फिर 1227-28 में जाता है, वहाँ उसको हराता है और उसकी जगह पर मलिक जानी को गद्दी पर बैठाता है। और मलिक जानी को गद्दी पर बैठाकर जब ये लौटता है दिल्ली में, तो फिर से गयासुद्दीन मलिक जानी को हराकर फिर स्वतंत्र व्यवहार करने लगता है। तो अब इल्तुतमिश अपने पुत्र को भेजता है, प्यारे पुत्र जो नासिरुद्दीन महमूद इसका पुत्र रहता है उसको भेजता है, और यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद गयासुद्दीन को हराता है और खुद बैठ जाता है प्रशासक बन के बंगाल के शासक पर। यानी कि इल्तुतमिश जिस काम में हाथ डालता था वो काम सफल हो जाता था इल्तुतमिश के। यानी कि पूरा का पूरा जो इल्तुतमिश का फेज है वो बहुत ही अच्छा होता है। भारत के जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे वो रामशरण त्रिपाठी हो, चाहे के निजामी हो, चाहे हबीबुल्ला हो, सब एक मत से इसको दिल्ली सल्तनत यानी कि मुस्लिम अधिसत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन जब वास्तविकता की बात आती है तो इसी को सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग कहते हैं कि इल्तुतमिश ही मुस्लिम अधिसत्ता का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है, ठीक है ना। यह पहला शासक होता है जिसने सुल्तान की उपाधि ली 1229 में, ठीक है। और 1229 में ही इसने खलीफा के द्वारा, उस समय तत्कालीन जो खलीफा थे बगदाद के अल मुस्तकिर बिल्ला से क्या करता है? खिलहत लेता है, सनद प्राप्त करता है और वैधानिक स्वीकृति लेता है। खिलहत मतलब वैधानिक स्वीकृति लेता है, यानी कि खलीफा से कांटेक्ट में आ जाता है और वैधानिक स्वीकृति लेता है, जिससे इसका जो रिस्पेक्ट है मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। किसका? इल्तुतमिश का, ठीक है ना, इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश ने ही क्या किया था? तुर्गाने चहलगानी यानी कि 40 तुर्क सरदारों का एक दस्ता बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इन्हीं तुर्क सरदारों ने इसको इनवाइट किया था कि आओ तुम इस गद्दी पर बैठो। तो उनका विश्वास लेने के लिए 40 तुर्क सरदारों का दस्ता तैयार करता है। हालांकि यही दस्ता तुर्क के चालीसा आगे चल के इसके उत्तराधिकारियों के लिए कांटे बोते हैं, लेकिन फिलहाल इन सब का समर्थन इल्तुतमिश को था, जिससे इसका जो साम्राज्य था सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी था। तो तुर्क के चालीसा का गठन करने वाला यही था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यही था। मुद्रा की बात आती है तो चांदी का टका और तांबे का जितल की शुरुआत करने वाला यही था। मतलब कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले तांबे का सिक्का और चांदी का टका, तांबे का जितल और चांदी का टका की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था। और इसने ही सबसे पहले टकसाल की स्थापना करवाई और इन समस्त सिक्कों पर टकसालों के नाम अंकित होते थे। यानी कि सिक्कों पर नाम खुदवाना भी इल्तुतमिश ने ही शुरू कराया। टकसालों में नाम लिखवाना भी किसने शुरू कराया था? इल्तुतमिश ने ही कराया था। इसके अलावा इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसके पुत्र की जो बंगाल का प्रशासक था मृत्यु हो जाता है तो उसके लिए मकबरा बनवाता है। यानी कि भारत में मकबरा बनवाने का प्राथमिक श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इसके अलावा गुंबद निर्माण शैली का भी जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि नासिरुद्दीन के मकबरे के ऊपर एक शानदार गुंबद बनवाता है। उसके बाद जितने भी इमारतें भारत में बनी हैं मुस्लिमों के द्वारा चाहे मुगलों के द्वारा, ज़्यादातर में गुंबद का प्रयोग होता है। तो इसकी शुरुआत कराने वाले शख्स का भी नाम इल्तुतमिश ही होता है, ठीक है ना। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है। क्यों गुलामों का गुलाम बोला जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। और फिर क्या करता है ये गुलाम? फिर खरीदता है इल्तुतमिश को, यानी कि गुलाम जो था फिर एक को खरीदता है इल्तुतमिश को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, तो इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। लेकिन 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको गुलामी की दास्ता से मुक्त कर देता है।
ठीक है। जैसे मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या करता है, इल्तुतमिश को गुलामों मतलब कि गुलामी की दास्ता से इसको मुक्त करता है कि जाओ हम आज से तुमको गुलाम की दास्ता से मुक्त करते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसको खरीदता है, इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सुंदरता, गुलामों के लिए खरीदने की एक अनिवार्य शर्त होती थी सुंदरता, उसे सुंदर होना चाहिए, प्राथमिक जो शर्त थी। तो इल्तुतमिश अपने समय का हीरो के माफिक था, यानी कि सुंदर था। ये बात कौन बताता है, मिनहाज बताता है कि वो बहुत ही सुंदर था और कई सारे गुण था। उसके कोटेशन को यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश जो है तमाम खूबियों से शासक था और ये अपने समय से भी काफ़ी आगे था। समय से काफ़ी आगे क्यों था, क्योंकि जो इसका प्रिय पुत्र था, योग पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी और बाकी के जो पुत्र थे इसके अयोग्य थे। तो अपने शासकों से ये बात किया करता था कि मेरे बाद रजिया यानी कि मेरी पुत्री ही योग्य दिखाई पड़ती है जो मेरी उत्तराधिकारी बनेगी। अब सोचिए मध्यकालीन पीरियड में, मुगलों के पीरियड में, जो काफ़ी पहले दकिया सुनी माना जाता था, उस समय एक पुत्री को उत्तराधिकारी के बारे में सोचना ही बड़ी बात थी। और ये काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। यानी कि इल्तुतमिश अपने समय से भी काफ़ी आगे था इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में कुछ कोटेशन देखते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन है। सारे के सारे जो हैं मिनहाज के, चाहे के निजामी के, चाहे हबीबुल्लाह के, चाहे राम आर पी त्रिपाठी के, सबके देखते हैं। जैसे मिनहाज बोलता है कि उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, कुलीनता का मुकाबला नहीं था। भाई सुंदर तो था ही, ठीक है ना। बुद्धिमत्ता और कुलीनता क्या है, यानी कि वो कुलीन था। क्यों कुलीन था, क्योंकि वो शमसी वंश का था। किस वंश का था, शमसी वंश का था और इल्बरी जाति का था। इल्बरी जाति का था और शमसी वंश का था, जो अपने समय की कुलीन जाति थी। यानी कि कुलीनता को प्रतिस्थापित करने वाला वही था, कहता था कि मैं कुलीन हूँ। जो बलबन का राजत्व सिद्धांत आप देखते हो कि बलबन अपने समय का थोड़ा एकदम कट्टर शासक था और कहता था कि मैं अफरासियाब वंश का शासक हूँ। तो ये बात की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश ही था और इल्तुतमिश में प्लस कर दिया कौन, बलबन। तो कुलीनता की शुरुआत करने वाला यही था। और फिर लिखता है मिनहाज, इतना परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण और विद्वानों तथा बुजुर्गों की इज्जत करने वाला कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने अपने प्रयास से राजगद्दी प्राप्त की हो। इल्तुतमिश एक साहसी सैनिक और योग्य सेनापति था, ठीक है। बुद्धिमत्ता, आदर, भावना, ये सारी बात जो थी किससे उसने ग्रहण कर ली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से, जो उसका ससुर था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लाख बख्श माना जाता था, जो उदारता में काफ़ी दान दक्षिणा करता था, बुजुर्गों की इज्जत करता था। तो ये बात उसी से उसने ग्रहण कर ली थी, ठीक है ना। ABS हबीबुल्लाह बोलते हैं क्या, हबीबुल्लाह, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। ऐबक ने सिर्फ खाका खींचा था, वास्तविक रूप से किसने कार्य किया था, इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश ही क्या था, वास्तविक संस्थापक था, हबीबुल्लाह बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद के निजामी बोलते हैं ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। सुल्तान की जब पदवी ले ली तो इज्जत काफ़ी ज़्यादा, रिस्पेक्ट बढ़ गया था, यानी कि एक गरिमा हो गई थी, सुल्तान पद की एक गरिमा हो गई थी और इसी गरिमा को बलबन ने काफ़ी बढ़ा दिया था, ठीक है ना। इसके बाद आरपी त्रिपाठी बोलते हैं भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। वास्तविक श्री गणेश तो कुतुबुद्दीन ऐबक कर देता है, लेकिन वास्तविक रूप से श्री गणेश कौन करता है, आपका इल्तुतमिश ही करता है, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश की कहानी है, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बाद 1236 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और इसके बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं सभी तुर्क के चहलगानी यानी कि चालीसा दल के फेर में फंस जाते हैं। उसी तरह चालीसा दल का एक मजबूत सदस्य था बलबन, ठीक है ना। वो आगे चल के किस प्रकार इन सारे उत्तराधिकारियों का काम तमाम करवाता है, ये सारी चीज़ों को आगे देखेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।